बांग्लादेश द नेक्स्ट चाइना। बांग्लादेश का नंबर इस टाइम चाइना के बाद कपड़े बनाने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। टेक्सटाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट या अहम जरिया है बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये तकरीबन 80% जो फॉरेन करेंसी है वो लाता है बांग्लादेश के अंदर। और इसके अलावा ये एक प्राइमरी इंजन है इस मुल्क की ग्रोथ का, जो है 64 मिलियन लोगों का है ये कंट्री। ये इंडस्ट्री अर्न करती है हर साल 35 बिलियन से भी ज्यादा एनुअली एक्सपोर्ट से, और इससे मतलब तकरीबन 4 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। इनमें से ज्यादातर जो नंबर हैं वो फीमेल्स के हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करती हैं या कंट्रीब्यूट करती हैं। अब 1950 में 1950 में आजादी के बाद बांग्लादेश एक इंतहाई यानी गरीब तरीन मुल्क समझा जाता था पूरी दुनिया में, और पिछले 50 सालों में बांग्लादेश गुर्बत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। 80% की पॉवर्टी रेट के साथ ये एक बहुत तेजी से ग्रो करने वाले मुल्कों में शामिल हुआ है। पूरी दुनिया में $400 बिलियन की जीडीपी के साथ, और पॉवर्टी रेट कम होकर 12% से भी जो है ना नीचे हो गया है, यानी कम हो गया है। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन इस सब ग्रोथ के लिए कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना है, जिसने बांग्लादेश में क्योंकि कुछ ना होते हुए ये दुनिया का दूसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर बना है। अब 2011 से 2019 में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट की है तकरीबन डबल, जो 14.6 बिलियन थी 2011 में, वो 33.1 बिलियन हुई 2019 में। और हत्ता के 2020 में कोविड के टाइम पे इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं 28 बिलियन की कीमत के गारमेंट्स। ये सब कुछ हुआ है मुमकिन इसलिए कि गवर्नमेंट की जो गैर मामूली पॉलिसीज उन्होंने बनाई। तो सवाल यह है कि वो क्या ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने बदला बांग्लादेश को सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रेडीमेड गारमेंट्स में। और इस सब में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है सीखने को, तो बेसिक से शुरू करते हैं। अगर कोई अंडर डेवलप्ड नेशन ग्रो करना चाहती है तो सबसे पहले उसको अपने जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना होता है अपने मुल्क के अंदर, अपने कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि इन एसेट्स को आपने इस्तेमाल करना होता है, तो इनको यूज करके आपने क्रिएट करनी होती है वैल्यू ग्लोबल इकोनॉमी में। फिर तीसरे नंबर पर बनाना होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल कैश फ्लो, जिसके लिए आप चौथे नंबर पे आता है इस कैश फ्लो को इस्तेमाल करते हुए आप बनाते हैं मजीद एसेट्स और फिर वैल्यू ऐड करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। और फिर इसी तरह से ये जो साइकिल है ना ये जारी रहता है। अब दुबई के केस में इन्होंने आइडेंटिफाई किया ऑयल को और इसको बेचा पूरी दुनिया को और उससे पैसे बनाए, और फिर इन्होंने एक्सपेंड किया मैरी टाइम ट्रेड फैसिलिटी में। फिर हुआ ये कि इन्होंने ये जो पैसा बनाया था ऑयल को बेच के, और फिर इन्होंने दोबारा इस पैसे को यूज करते हुए बिल्ड किया बिजनेस इकोसिस्टम। लेकिन इस बांग्लादेश के केस में ये थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑयल के केस में जो ऐसा एसेट है ऑयल जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, तो इस सूरत में आप अपनी मर्जी से रेट तय कर सकते हैं। इस ऑयल वाले मुल्कों ने एक फॉर्म की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं ओपेक, यानी जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज। ये एक ऐसा फॉर्मल कार्टेल है जिसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कमांड करना शुरू किया प्राइस को जितना वो चाहते थे। ठीक है, तो इसके बाद हुआ ये कि इसके नतीजे में जो मतलब एक लामहदूद मतलब तादाद में इनके पास पैसा आया इन मुल्कों के पास। लेकिन इस बांग्लादेश के केस में इनका जो एसेट था वो थी अफोर्डेबल या जो है ना चीप लेबर कॉस्ट, क्योंकि आजादी के बाद बांग्लादेश को मौका नहीं मिला ज्यादा उसकी लेबर को अपने वहां पे मतलब मुल्क में। तो हमेशा आप ये जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है इसमें आप डायरेक्ट कंपटीशन में रहते हैं,
तो आपको अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने में इस केस में बांग्लादेश का जो डायरेक्ट कंपटीशन था या मुकाबला था वो और किसी से नहीं, सीधा चाइना के साथ। आपको पता है चाइना एक बहुत बड़ी बला है हर चीज के मामले में। तो अगर आप मतलब बताऊं कि इसके जो मुतालिक जब 1978 में चाइनीज ने अपनी इकोनॉमी को खोदा और बना मैन्युफैक्चरिंग हब पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी। अब आमतौर पर अगर आप किसी भी कंपनी जो कपड़े बनाती हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो काम करती हैं, देखें वो आमतौर पर डिपेंड नहीं करती किसी एक कंट्री पर या कंपनी पर, लेकिन ये भी मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के साथ आउटसोर्स करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग। और ये इसलिए किया जाता है कि अगर किसी भी वजह से किसी मुल्क की मुसीबत में आता है तो इनका जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर सस्पेंड या रुक ना जाए। अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो ये जो सिनेरियो है, इसके केस में जो कंपनीज हैं जैसे ज़ारा, पुल एंड बेयर और H&M, इस तरह की जो दूसरी कपड़े नेक्स्ट की कंपनी जो कपड़े बनाती हैं, ये आमतौर पर आउटसोर्स करती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया और बांग्लादेश। अब 1990 में चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर जो है ना काम कर रहा था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा सस्ती लेबर कॉस्ट के साथ था कि वो मतलब बहुत ज्यादा दूर तक किसी भी मुल्क की जो तरजीहात होती हैं वो चाइना से आगे किसी की नहीं थी। मतलब कुछ हर कोई चाइना पे डिपेंड कर रहा था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए वहां पे जाए या किसी मतलब सोचे भी सही किसी और मुल्क के बारे में चाइना के अलावा। लेकिन इस वक्त पर हत्ता कि बांग्लादेश ग्रेजुअली स्लो रफ्तार से ही सही लेकिन इंप्रूव कर रहा था, जो वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में, जो कुछ भी वो कर सकते थे एक साजगार इकोसिस्टम बनाने के लिए। अब यहां पे उनको मतलब 3 चैलेंजेस या मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा था बांग्लादेश के बिजनेसमैन को। सबसे पहला मसला था क्रेडिट का ना होना, यानी मशीनरी को परचेज के लिए, जिसका मतलब हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन शुरू करना चाहता है और उसे जो है ना मशीनरी की जरूरत है, तो जिसकी कीमत है 50 से 60 लाख, तो जो वहां का बांग्लादेश का बैंकिंग सिस्टम था इतना स्ट्रिक्ट था कि लोन्स के लिए, कि एक बिजनेसमैन के लिए कि हत्ता कि उनके पास बैंक्स के पास एक यकीनी मुनाफा था, लेकिन इस सब के जानने के बावजूद फिर भी वो इनको लोन नहीं देते थे। दूसरे नंबर पर जो मशीनरी है उसको जो अदा करने के बाद मतलब पेमेंट, उनको जो इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो दूसरी रुकावट थी बांग्लादेश के बिजनेसमैन को अपनी मशीनरी को इंपोर्ट करने में। तो इस केस में जो लो इंपोर्ट ड्यूटी भी थी वो तकरीबन 5% लगाई जाती थी मशीनरी पर, यानी अगर 10 करोड़ की ये बनती है तो 50 लाख उसके ऊपर ड्यूटी बन जाती थी। तो ये कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। तो फिर इसके बाद ये एक और बड़ा मसला था बांग्लादेश के बिजनेसमैन को अपना जो कारोबार है या बिजनेस उसको शुरू करने से पहले। और आखिर में यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इशू था, यानी कि अगर आपकी जो फैक्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे बन गई है और वहां पर लगातार बिजली की शॉर्टेज है और जो है ना आपको मतलब वो लीड करेगी लॉस में और प्रोडक्टिविटी में, और अगर आपके पास अच्छे हाईवेज नहीं है, अच्छी रोड्स नहीं है, तो ये आपके मुल्क में तो ये फिर आपको लीड करेगा मतलब लॉजिस्टिक्स इशू में, सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, तो ये फिर एक लॉस की तरफ लीड करेगा, लॉस का सबब बनेगा। तो ये सब चैलेंजेस, ये 3 मतलब बड़े मसले थे जिनका सामना करना पड़ रहा था जो बांग्लादेशी का बिजनेसमैन था, एंटरप्रेन्योर था उसको। तो क्योंकि इससे मतलब वो काबिल नहीं थे कि वो कारोबार को शुरू कर सकें, क्योंकि वो मतलब यकीनी तौर पर नए लोगों को जॉब पर भी नहीं रख सकते थे। तो इन सब मसलों के साथ वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करते, तो इसके नतीजे में एक मतलब जो वहां की बांग्लादेश की इकोनॉमी थी वो खुद ही अपने आप को हिट कर रही थी। और तब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने मतलब इसको किया कि इन्होंने कुछ करना है, उन्होंने सोचा कि उन्होंने कुछ करना है ग्रो करने के लिए। तब ये गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश आई 3 जबरदस्त पॉलिसीज के साथ, जिसने बांग्लादेश को कर दिया हमेशा हमेशा के लिए एक मतलब नया रूप, नया शक्ल दे दी। और ये पॉलिसीज क्या थी कि जिन्होंने बदल के रख दिया बांग्लादेश को, और उनमें जो सबसे पहली पॉलिसीज थी वो कहती है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम। अब इसको समझने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये किसी मतलब कैसे काम करता है। तो
मतलब हम कुछ मिसाल को इस्तेमाल करते हैं कि एक सादा सी कहानी को हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि एक कंपनी है ए और ये कंपनी है यूएस में, ठीक है, और दूसरी कंपनी जो है ये ट्रेडिंग फर्म है जो मतलब बेस है इंडिया में, ये कंपनी है बी, और एक कंपनी है सी जो है बांग्लादेश में। वो चाहती है खरीदारी करना हैवी टेक्सटाइल मशीनरी की जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। तो अगर आप देखें कि इस अरेंजमेंट को कि जो है ना कोई खरीदार जो है वो खरीदारी करना चाहता है, यानी वो बाय करना चाहता है, और जो बेचने वाला है सेलर वो बेचना चाहता है, और जो ब्रोकर है बीच में जो इन दोनों की ट्रेड को कंप्लीट करेगा वो भी कमाना चाहता है। लेकिन यहां पर मसला ये है कि उसकी जो कंपनी है वो ट्रस्ट नहीं करती है जो बांग्लादेश की सी कंपनी है पर, यानी कंपनी ए अमेरिकन कंपनी बांग्लादेश की कंपनी पर ट्रस्ट नहीं करती है। तो यहां पे जो है ना जो क्योंकि ये अंडर डेवलप नेशन है और किसी पॉलिटिकल और फिरका वाराना दरार की वजह से इनके जो करोड़ों हैं वो रिस्क में डाले जा सकते हैं। लेकिन इंडियन ब्रोकर बीच में आता है कि ये ट्रेड मुकम्मल हो तो उसे इसका कमीशन मिलेगा, जहां पर बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट काम में आता है। ये थी पहली पॉलिसी। अब ये कैसे काम करती है? ये क्या होता है कि इस स्ट्रेटेजी में जो कंपनी सी है जो बांग्लादेश वाली है वो जाएगी किसी अच्छी शोहरत वाले इंस्टीट्यूट के पास अपने बांग्लादेश में और उसको मतलब कहेगी कि जो है ना मुझे एलओसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, ठीक है, किसी भी ब्रोकर के नाम पे जो उसका बेनिफिशियरी होगा। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट का जो बुनियादी तौर पर जो बांग्लादेश का बैंक है वो कहेगा इंडियन ब्रोकर को कि डोंट वरी, आई विल मेक द पेमेंट 5 करोड़ की, जो कि 20 लाख कमीशन भी होगा उसके साथ, वो मैं करूंगा तुम्हें। ये कह रहा है बांग्लादेशी बैंक इंडियन कंपनी को, ठीक है। तो जो इंडिया का जो ब्रोकर है और उसकी जो कंपनी है सी के बिहाफ से, यानी जो बांग्लादेश में है कंपनी, तो बांग्लादेश के बैंक पे करेगा इस इंडियन ब्रोकर को कि इस कंपनी के जो 5 करोड़ हैं और इसका जो कमीशन है, अब वो ब्रोकर बी के पास अब श्योरिटी आ गई, ठीक है, बांग्लादेश की बैंक की, ये डायरेक्ट नहीं जा रहे, वाया इंडिया जा रहे हैं, तो एक एश्योरेंस है एक रेप्यूटेबल बैंक से, तो वो अब अपना लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा और जाएगा अपने रेप्यूटेबल बैंक के पास जो इंडिया में है। ये इंडियन ब्रोकर की बात हो रही है। तो वो कहेगा अपनी बैंक से कि उसे इशू करे लेटर ऑफ क्रेडिट कंपनी ए को जो है यूएसए में। अब कंपनी जो है यहां से इंडियन बैंक ने एश्योरेंस दी अमेरिकन बैंक को और बैंक पे करेगा 5 करोड़ रुपीस और जो है ना ऑन बिहाफ ब्रोकर सी। अब जो कंपनी ए है वो इंडियन बैंक के साथ मतलब थोड़ा सेफ फील करेगी। अब ये इंडियन बैंक मुझे मतलब इनके बिहाफ पे और वो शिप कर देगी अपनी हैवी मशीनरी बांग्लादेश में। तो वो मतलब तो ये जानते हुए कि एक दफा ये ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट होती है सक्सेसफुली तो उनको उनकी जो पेमेंट है वो पे कर दी जाएगी इंडियन बैंक की जानिब से। मशीनरी बांग्लादेश से आएगी लेकिन पे इंडियन बैंक करेगा। तो इस तरह से ब्रोकर को यकीन है कि वो इसकी जो रकम है अदा की जाएगी बांग्लादेश की बैंक से, और अमेरिकन बैंक को भी यकीन है कि इसको अदा किया जाएगा इंडियन बैंक के साथ। तो इस तरह से ये क्रेडिट रिस्क जो है वो खत्म हुआ इस पूरी ट्रांजैक्शन से। अब सब पार्टीज को यहां पे फायदा हुआ, तीन ब्रोकर, सेलर और बायर, तीनों को। इस तरह से जो बिजनेस सेटअप करना था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आखिरकार इस तरह से मतलब लाखों लोगों का रोजगार मिलना शुरू हो गया इस वजह से बांग्लादेश के अंदर। अब और यहां पर दूसरी जो पॉलिसी है, अगर आप देखें कि ऊपर वाली मिसाल में कि अगर बांग्लादेशी जो बिजनेसमैन है उसको मतलब इंपोज की गई है इंपोर्ट ड्यूटी जो कि है 5%, तो इस तरह इसको अदा करने हैं 25 लाख रुपए टैक्स में खाली। लेकिन इस वक्त पर बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी उसने एक डिसीजन लिया कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो है ना उसको खत्म करने के लिए उन्होंने मतलब सोचा कि गवर्नमेंट को इस तरह से एक बहुत बड़ी रकम जो है ना उससे नुकसान होगा। अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देते हैं तो उससे मतलब नुकसान करना पड़ेगा अपनी बहुत एक बड़ी रकम से, तो इंपोर्टेंट रकम से जो कि इनकम के तौर पर मतलब मिल रही थी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने यहां पे एक नई पॉलिसी बनाई और एक नई पॉलिसी के साथ आए जो कहती है पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ड्रॉ बैक फैसिलिटी थ्रू बाउंडेड वेयर हाउस। अगर
मतलब कोई शख्स है और वो चाहता है इंपोर्ट करना मशीनरी यानी रॉ मटेरियल और तब्दील करना चाहता है बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के, तो फिर जितनी भी वो प्रोडक्ट्स इससे बनाएगा तो इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए तो उनको लाजमी वो जो है ना रखा जाएगा जो गवर्नमेंट के जो बाउंडेड वेयर हाउस हैं उनमें, तो जहां पर इन प्रोडक्ट्स को लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए। और बस ये एक चीज मतलब यहां पे चेक किया जाएगा कि खास किस्म की कस्टम अथॉरिटीज की तरफ से कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कंटेनर्स जा रहे हैं बाउंडेड फैक्ट्री से, ये इसी तरह बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने मतलब इनको प्रोवाइड कर सके आसानियां अपने बिजनेसमैनों को इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करके। तो बिजनेसमैन ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट इस वक्त पर वो नुकसान नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटी इनकम को भी, मतलब जो बिजनेसमैन है वो भी और गवर्नमेंट भी, और सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। और आखिर पर सबसे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद भी, ये सारा कुछ होने के बावजूद बांग्लादेश ने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोडक्टिविटी को और लॉजिस्टिक्स इस तरह से। तो बांग्लादेश बिछा रहा था 1971 से 2001 के दरमियान में, जहां पर जो है ना मेज ने अपना रुख घुमाया और शुरू किया 2000 के स्टार्ट से आगे चाइना की लेबर की कॉस्ट वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। असल में 2012 में जो कॉस्ट थी लेबर चाइना में वो बहुत ज्यादा सस्ती थी बांग्लादेश के मुकाबले में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बढ़ती बढ़ती जा पहुंची 400 से $500 पर मंथ। तो बांग्लादेश में उसी टाइम पर ये एवरेज मंथली जो थी सैलरी गारमेंट वर्कर की वो सिर्फ $72 पर मंथ थी। लेकिन चाइनीज फैक्ट्रीज ने भी जो है ना आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दी, अपने प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी अपना काम बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को। अब यहां पर सवाल यह है कि क्यों अकेला बांग्लादेश जो है ना इतना क्यों नहीं इंडोनेशिया और कंबोडिया ने ऐसा किया, बांग्लादेश ही क्यों ऐसा वो बना? क्योंकि बांग्लादेश के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और पूरी वर्कफोर्स के साथ जो है ना अपॉर्चुनिटीज को गले लगाने के लिए जो उसके दरवाजे पे खड़ी थी। अब जबकि इंडोनेशिया के पास थी 2450 फैक्ट्रीज 2012 में, और वियतनाम के पास थी 2000, और कंबोडिया के पास थी 260, जबकि उसी टाइम पर बांग्लादेश के अंदर, अकेले बांग्लादेश के अंदर 5000 आरएमजी फैक्ट्रीज जो कि 3.6 मिलियन वर्कफोर्स के साथ उसके साथ थी। इसके नतीजे में बांग्लादेश की जो ग्रोथ मतलब देखने को आई टेक्सटाइल सेक्टर में, तो आप देखोगे कि 2011 से 2019 में बांग्लादेश से एक्सपोर्ट डबल से भी ज्यादा हुई। जो 14.6 बिलियन 2011 में थी वो 33.1 बिलियन डॉलर 2019 में हो गई। हत्ता कि पैंडेमिक में भी इन्होंने एक्सपोर्ट्स किए 28 बिलियन डॉलर की कीमत के रेडीमेड गारमेंट्स की वैल्यू। तो इस तरह से जो है ना मतलब पहचानते हुए इन्होंने मतलब राइजिंग इंडस्ट्री और पैदा किया एक साजगार बिजनेस इकोसिस्टम पॉलिसी के साथ। अच्छा, अब इसके लिए जब हम वो मतलब बिछा रहे हैं द फाउंडेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की और आने वाली अपॉर्चुनिटीज की बांग्लादेश में, जहां पे आज वो मतलब खड़े हैं दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों की लिस्ट में, तो बांग्लादेश की जो कहानी है मतलब कि कोई ऐसी परियों की कहानी नहीं है, ऐसी कोई शानदार फैंटेसी ड्रीमलैंड ऐसी कोई कहानी नहीं है, जहां पर आप कुछ डार्क साइड्स भी हैं जो आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहोगे। जैसे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्रोथ करना मतलब कर रही थी तो हालात और ज्यादा खराब हो रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने जो वहां की जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ इन्होंने क्रैक डाउन करना का मतलब फैसला किया। तो क्या और इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि जो अनप्लान्ड और जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री की, ये जो चलाना है मतलब ब्रेक फैक्ट्रीज, जो ब्रेक्स फैक्ट्रीज होती हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, हालात मतलब बदतरीन से बदतरीन हो रहे थे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेले पैदा करता है तकरीबन लगभग 56 बिलियन लीटर जो आलूदा पानी हर साल,
और तो मतलब कुछ इनकी कहानी, और बांग्लादेश जो है ना अपनी मतलब इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा हद तक इसके ऊपर रिलाय कर रहा है, अपनी गारमेंट सेक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। और ये जो इसका एक सेक्टर है, मतलब ये जो आरएमजी सेक्टर है, अकेला अकाउंट्स करता है 80% तक इनके टोटल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू का। 2021 तक के अगर आज मतलब कुछ इंडस्ट्री को हो जाता है, इस आरएमजी जो इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट्स की टेक्सटाइल की, जो जिसके मुल्क मतलब जो इसके ऊपर रिलाय कर रहा है, तो ये पूरा मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, अपनी इकोनॉमी इसकी जो है क्राइसिस में आ जाएगी। लेकिन इनकी तो ये मतलब कुछ कहानी कि बांग्लादेश के किस तरह से ग्रो किया, और ये अकेला चाइना बनने वाला है, मतलब अगले जो फ्यूचर है उसमें अगला ये चाइना बनने वाला है।